अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। प्रोग्राम के पहले से में जिक्र करेंगे आज कराची में मेयर के इलेक्शन का, जिसमें जो अब तक हमें पता चला है उसमें पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं और पहली बार कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हाथ आई है, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब, उन्होंने 160 वोट लिए हैं। और तो ये सूरत हाल रही है, लेकिन इस सारे नताइज को जमात इस्लामी ने सरे से मुस्तरद किया है और कहा यह है कि ऐवान, अदालत या फिर सड़कें, हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। और कल मुल्क भर में जमात इस्लामी ने यौम स्याह की कॉल भी दी है। नाज़रीन, इस इलेक्शन में जो डिसाइसिव रोल प्ले करने वाले वोट थे वो तहरीक इंसाफ के थे। अगरचे तहरीक इंसाफ ने इनिशली जमात इस्लामी के कैंडिडेट को वोट देने का ऐलान किया था और कल सिंध के सदर ने भी, जो PTI के, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए अपने कारकुनों से या अपने उम्मीदवारों को या अपने मेम्बरान से ये कहा कि वो जाके जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट डालें। लेकिन आज बताया ये गया है कि वो 30 मुनहरफ अरकान सरे से ऐवान में आए नहीं और यूँ फिर जमात इस्लामी के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के लिए राह हमवार हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब। शुक्रिया वक्त देने के लिए। इलेक्शन के नताइज को तो सर आप लोगों ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग गैर हाजिर थे और जो काउंट है वो काउंट तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को फेवर कर रहा है। तो हमें लग तो रहा है कि इलेक्शन के लिए जो बुनियादी तकाजे वो पूरे हुए हैं, उसमें तो कोई हमें गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ऐसी धांधली हुई कि जमात इस्लामी को हराया गया जानबूझ के? रहमान रहीम। इफ्तिखार शराजी साहब, आप फैसला करें। 3,25,000 अगर जीत जाते हैं और 9 लाख वोटर हार जाते हैं तो क्या ये आईन है, क्या ये कानून है, क्या ये जमहूरियत है, क्या ये इलेक्शन है या इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन है? इसलिए मुंतखब कोई नहीं हुआ, मुसल्लत किया जा रहा है। लेकिन अवाम इस फैसले को न कबूल करते हैं न हजम करेंगे। मसला यह है कि पहले से हमने इलेक्शन कमीशन को यही बात की थी कि इलेक्शन डे पर आप तमाम वोटर को आज़ादाना माहौल में वोट देने का मौका मुहैया करे। लेकिन अफसोस यह है कि आज 31 अफराद को वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ को अगवा किया गया, कुछ को दबाया गया, कुछ को घरों से नहीं निकलना दिया गया, कुछ को घरों से उठाया गया। उनके घर वालों से राबिते, उन्होंने कहा कि वो तो कल से गायब है। और इसलिए आज हमारे पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब इजाफा हुआ कि 9 लाख लोग हार जाते हैं और 3,25,000 वो जीत जाते हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इसका पीछा भी करेंगे इलेक्शन कमीशन में भी, अदालतों में, चौक और चौराहों में भी। और ये पीपल पार्टी वाले खुद कहते हैं कि अक्सरियत तो आपकी है, लेकिन क्या करे जी, हमारे बिलावल साहब की जद है। तो क्या एक शहर को एक शहजादे के जद पर कुर्बान किया जा सकता है? इतना बड़ा शहर जो पूरे पाकिस्तान को लीड करता है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुआशी हब है। अगर पीपल पार्टी कोई करना चाहते हैं, हैदराबाद में करे, शक्कर में करे, लालकाना में करे, शिकारपुर में करे, जैकबाबाद में करे, लेकिन यहाँ लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। इसलिए आवाम को इस फैसले को कबूल करना चाहिए था। क्या लगता है इस जीत के पीछे बुनियादी तौर पे क्या मुहर्रिकात आपके हैं कि बहरहाल पीपल्स पार्टी को हर सूरत में क्या मेयरशिप चाहिए थी कराची की? और फिर आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब अगला लाएअमल क्या है? अगरचे अदालत का रास्ता भी खुला है, उस तरफ जाएंगे या सड़कों पे आएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि अगर एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो फिर कानून हरकत में आएगा। हम यही चाहते हैं ना कि कानून हरकत में आए और इंसाफ हो जाए और लोगों को अपना हक मिल जाए। हम यही चाहते हैं ना कि मेरिट का फेवर हो जाए। हम यही चाहते हैं ना कि कराची के लोगों ने जिस पर एतमाद किया है उनको हक दिया जाए। ये तो कराची के अवाम पर शबखून मारा है पीपल पार्टी ने और सिंध की हुकूमत ने। यानी 5 मराहिल में पीपल पार्टी ने मुसलसल जुल्म किया। पहले मरहले में भी, दूसरे मरहले में भी। पहले तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते थे, उसके लिए भी हमें अदालतों में जाना पड़ा, फिर अपने मर्जी के हल्के बनाए, फिर दूसरे और तीसरे मरहले में भी अपनी मर्जी चलाई
और उसके बावजूद भी वो कामयाबी नहीं मिली। तो आज उन्होंने यही किया कि 31 लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में उन्होंने सरकारी वसाइल, पुलिस और अपने पार्टी के लोगों को इस्तेमाल किया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिसकी इजाजत हमें हमारा आईन और कानून देता है। कल हमारा यौम सियाबी है, कल हमने मरकज़ी शूरा का इजलास भी बुलाया है, उसमें भी हम इसका जायजा लेंगे और अदालतों में भी इसका पीछा करेंगे और चौक और चौराहों में भी इसका पीछा करेंगे। अवाम इस फैसले को हजम करना भी चाहिए, नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये तो इलेक्शन के नाम पर एक ऐसा धब्बा नजर आया कि लोग इसको कैसे कबूल करेंगे। और अगर इलेक्शन हो शराजी साहब, लोग इलेक्शन पर कैसे एतमाद करेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन ने एक शहर में इलेक्शन शफाफ नहीं कर सका तो वो पूरे मुल्क में कैसे इलेक्शन कर सकते हैं? यही सवाल मैं सिराजुल हक साहब आपके सामने रखना चाह रहा था कि अगर कराची के मेयर के इलेक्शन में अगर आपको इस तरह की अनॉमलीज नज़र आ रही हैं तो फिर मुल्क में अगर अक्टूबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें आप एक तो माहौल को कैसे देख रहे हैं? और साथ में इसके साथ जुड़ा सवाल कि बहरहाल पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर आपको कराची की फलाह बहबूद मकसूद है तो आओ मिल के काम करते हैं। तो अब हम क्या समझे कि जमात इस्लामी ऐवान का हिस्सा बनेगी या आप ऐवान से बाहर रह के ही स्ट्रगल करेंगे? वैसे तो पीपल पार्टी का जो हिस्ट्री है ना, वो दानली में एक स्पेशलाइजेशन की हिस्ट्री है। वो 70 हो या 77 हो, उसके बाद क्या हुआ, बहरहाल जमहूरियत रुखसत होगी और मार्शल्ला आया। और ये भी उन्होंने आइंदा इलेक्शन से कबल एक रिहर्सल और एक तजर्बा करके दिखाया, लेकिन ये तजर्बा उनको इंशाअल्लाह ताला रास नहीं आएगा। हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्शन ले और जो 31 लोग गायब किए गए उनको हाजिर करे और उनके लिए इलेक्शन में वोट डालने का हक उनको दिया जाए। ये अवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है, हम किस सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, उन्होंने वजाहत के साथ कह दिया है कि कराची के मेयर का जो इलेक्शन हुआ है इसे जमात इस्लामी ना तो कबूल करेगी और ना ही यकीनी तौर पे उनके साथ चलेगी, बल्कि सारे मामले को अदालतों से लेके अवामी अदालतों तक हर जगह इसको चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं। कुछ उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेते हैं कि आज के दिन ये मामला हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब। अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज इलेक्शन अगरचे इसको लेके खदशात और हर तरह के इस तरह की बातें हो रही थी कि शायद वहाँ पे चीज़ें फेयरली आगे नहीं बढ़ रही, बिलखसूस जो डिसाइसिव वोट्स थे तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है। आज के दिन आप बताइएगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जीत मुमकिन कैसे हुई? सब कुछ फेयर था या जो जमात इस्लामी सवालात उठा रही है उनके अंदर कोई ना कोई जान है? भारत जी बड़ी मेहरबानी। जैसे आपने खुद कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 वोटर थे वो बड़े क्रूशल थे किसी के जीतने और हारने में। और अगर आप नंबर्स देखें तो जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद के बाद नईम रहमान का जीतना लाजमी था, मगर जो मई 9 को वाक़यात हुए और उसके बाद जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो कराची में समेत पूरे पाकिस्तान भर में जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ बैकग्राउंड शुरू हुआ तो उसके अंदर एक मौका मिल गया, क्योंकि काफ़ी जो यूसी चेयरमैन थे ये उनको उठाया गया, बंद किया गया। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जो 31 लोग ना आ सके या तो उनकी मजबूरी होगी केसों की जो भी थी, बट वो उनको ना आना जो था वो जमात इस्लामी की शिकस्त और पीपल्स पार्टी की फतेह का सबब बना। तो इनफैक्ट अब आपको क्या लग रहा है, मुस्तकबिल का मंजरनामा यही है कि फिर कराची के अंदर एक अवामी एहतजाज हमें देखने को मिलेगा? और फिर ये कि पब्लिक ओपिनियन क्या इस वक्त कह रही है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात जिन लोगों ने वोट दिए हैं अपने नुमाइंदों को और भेजा है ऐवानों में, वहाँ पे क्या इस वक्त फीलिंग है? और आपको लगता है कि अगर जमात इस्लामी सड़कों पे जाती है तो फिर हमें कराची के अंदर अच्छी खासी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी? मेरे ख्याल में ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते रहेगी और बाद में, क्योंकि अब हो गया जो इलेक्शन होना था वो हो गया, जिसको आप जैसे भी समझे। और बस ये होगा कि कम से कम कराची का जो सिटी काउंसिल होगा उसके अंदर पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी की शक्ल में एक भरपूर अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जिनका बड़ा तजुर्बा रहा है माजी में कराची की मेयरशिप का, नेमतुल्लाह खान की शक्ल में, अब्दुल सत्तार अफगानी की शक्ल में।
एक बार जो मैं हाल में अच्छी बात है कि एक मजबूत अपोजिशन होगी जिस वजह से पीपल्स पार्टी काम भी करेगी। जो माजी में जो मेयर थे वसीम अख्तर, जिनका गिला था कि हमारे पास खैरात नहीं है, तो मैं हमें मतलब आपकी सूरत में ये गिले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब सूबे के अंदर भी उनकी हुकूमत है और मरकज के अंदर भी उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। तो अब देखते हैं कि जो कराची के जो मसाइल है, अब अगर साइक्लोन के बाद बारिशें होती है तो फिर क्या सूरत होगी, तो मुर्तज़ा को बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। जी। लेकिन ब्रीफली से पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ब्रीफली क्वेश्चन के आप क्योंकि बतौर सहाफ़ी होते कोशिश हम करते हैं कि जो डिसाइसिव फोर्स है जैसे PTI थी, कुछ लोगों से बात हुई कि वो मजबूर थे, उनको डराया धमकाया गया, तभी वो आज प्रोसेस कैसा नहीं बने, कुछ तरह की इतलात हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ तो ये थी कि वही मैं कह रहा हूँ कि जो मई 9 के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद अभी भी जो उनके जो पार्लियामानी लीडर थे, जो मरकजी लीडर थे अपना फिरदौस शमीम नकवी, उनको भी कहीं शिकारपुर जेल भेज दिया गया, तो काफ़ी मजबूर थे। और कोई ख्याल में जो वोट ना डालना भी उनमें जो मुल्क में जारी क्रैकडाउन है PTI के खिलाफ, उसका बड़ा किरदार है। सही, बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत, कैसे सहारा मिल पाएगा, क्या IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना जो प्लान B की बात कर रहे हैं वो कारगर साबित होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद कुछ माशी माहिरीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पे कि जो हर गुज़रते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। और बहरहाल जो पिछले 6 माह से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, वो आवाज़ें अभी तक बंद नहीं हुई। अगरचे बजट आ गया, लेकिन उस बजट को लेके भी अब बड़ी एक अजीब सी बहस छिड़ गई है कि कितना ये अहम और कितना इफ़ेक्टिव बजट है। और साथ में IMF के साथ जब इस डॉक्यूमेंट को शेयर किया गया तो वहाँ से भी कुछ एतराज़ात आए हैं, वो कितने वैलिड हैं और क्या उन्हें दूर करके आगे बढ़ा जा सकता है और ये प्रोग्राम बहाल होगा कि नहीं होगा, या फिर हमें प्लान B पे जाना पड़ेगा जो इस वक्त बहरहाल हमें तो मालूम नहीं, बट वज़ीर ख़जाना उसके बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, आप साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना रहे हैं, और उनके साथ हैं खुर्रम हुसैन, तजियाकार हैं, माशी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खुर्रम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँगा, और एक रोज़ पहले आपका एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कह लें, न्यूज़ कह लें, आर्टिकल कह लें, जिसके अंदर तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई गई है कि अगले 1 साल के अंदर हमें बड़ी पेमेंट्स करनी है, बहुत सारा हमें पैसा चाहिए, और इस वक्त हमारे जो रिज़र्व की सूरत हाल है वो तो बड़ी ही खौफनाक तक नीचे गिर गई है। और इस दौरान अब बजट जो दिया गया है उस पर भी IMF के बड़े एतराज़ात आ गए हैं। तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम? डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की जो बातें की जा रही हैं वो अब किस हद तक हकीकत का रंग इख्तियार कर चुकी हैं? जी, जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज की है कि मैंने महीने से लेके महीने तक अगले जो माली साल के पाकिस्तान के डेट सर्विस आउटफ्लोज हैं, यानी कि वो पैसे जो पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जे अदा करने के लिए देने हैं, उनको महीने से महीने तक मैंने देखा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेके जून तक अगले माली साल के जी। और तो उसकी पिक्चर ये निकली है उसमें से कि 8.7 अरब डॉलर पाकिस्तान को अदा करने होंगे, और ये वो रकम है जो रोल ओवर नहीं हो सकती। यानी कि टोटल पैसे जो टोटल जो कर्जे पाकिस्तान को अगले साल अदा करने हैं वो कोई अंदाजन 23 अरब डॉलर हैं, जिसमें से गवर्नमेंट के अंदाजे के मुताबिक कोई 15 अरब के करीब जो हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, यानी कि वो पैसे मैच्योर करेंगे और हम उस कर्ज़दार से कह देंगे कि भाई आप इसको 1 साल और हमारे साथ छोड़ दें, और वो राजी हो जाएंगे इस चीज़ पे, तो उसको रोल ओवर कहते हैं। ये 8.7 अरब डॉलर वो हैं जो रोल ओवर नहीं हो सकते, और इसमें से कोई 4.7 अरब डॉलर हैं जो जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने में मैच्योर कर रहे हैं। तो हर महीने जैसे जुलाई के महीने में 1.6 अरब है, और फिर इस तरह करके आगे चल रहा है मामला। और इसमें सिंपल कैलकुलेशन लगाने के बाद जिसमें मैंने अस्यूम किया है कि हमें IMF प्रोग्राम ना मिले पाकिस्तान को, नंबर 1, नंबर 2 कि कोई बाहर से पाकिस्तान को इमदादी डॉलर्स ना आए,
नंबर 3 के पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0 पे चलता रहे, और नंबर 4 के अच्छा यही 3 अभी फिलहाल अगर लगा के, तो उससे जाहिर ये हो रहा है कि दिसंबर के महीने तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जिस सिचुएशन को डिफॉल्ट कह रहे हैं वो उस महीने से चंद 1 या 2 महीने पहले पहुंच जाएगी। सही। मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपको भी शरीक गुफ्तगू करना चाहूँगा। इनफैक्ट जो कल की बात अगर हम करें तो IMF की जानिब से कुछ एतराज़ात आए हैं और जिनको लेकर आज वज़ीर ख़जाना साहब ने कामा कमेटी में भी कहा है कि जी IMF तो कुछ ऐसी हमने कुछ एमनेस्टीज़ दी हैं टैक्स के अंदर कि जो बड़ी ज़रूरी हैं, बिल्कुल IT की इंडस्ट्री और नौजवानों के लिए दी गई हैं, तो वहाँ पे भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो ये आर्गूमेंट कि IMF प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बारल पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो एलिमेंट कहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि और कोई एक्सक्यूज़ है नहीं हमारे पास, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोगों को मुतमईन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है? इफ्तिखार साहब, आई थिंक अगर आप MEFP में पढ़ें तो हमने खुद लिखकर उनको ये दिया है, जिसको साइन करता है पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान का स्टेट बैंक गवर्नर, जो लेटर ऑफ इंटेंट कहलाता है। उसमें आपने लिख के दिया कि वी विल ऑफर नो न्यू एमनेस्टीज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप $1 लाख तक बढ़ाने को, जो रकम आपने बढ़ाई है $17,000 पहले आप ला सकते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आज वो $1 लाख हो गई है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये एमनेस्टी नहीं है तो हम IMF को कन्विंस करें कि ये एमनेस्टी नहीं है। बज़ाहिरन ये एमनेस्टी है। बहुत से दोस्तों से बात भी हुई है। मैं भी ICAP के एक फंक्शन पे आया हुआ था एक लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात हुई। एक इज्तमाई ओपिनियन ये थी कि ये एमनेस्टी के ज़ुमरे में आती है। IMF ने भी उसी ज़ुमरे में लिया। ये 0.6 पे जो कैश विड्रॉल है, इसको भी IMF पहले ख़त्म कर चुकी है। सो अगर आप बहुत सी चीज़ें सोचें, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैं समझता हूँ नहीं ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्सपेंडिचर्स इस साल अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दूँ, जो कि चलें बहुत बड़ी हुई है, तो आर 28% हायर देन लास्ट ईयर्स बजट। अब आप खुद सोचिए कि एक एक्सपेंशनरी बजट उस वक्त देना जब आपकी सारा कुछ बोरोड हो, आई थिंक नीडेड अ रीथिंक। इवन ऑन दी डेवलपमेंट साइड अगर आपने 67% बढ़ाया है अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप खुद सोचिए कि इस वक्त शायद सड़कें बनाने का और ये काम करने का वक्त नहीं है। वक्त ये है कि आप कंसोलिडेट करें अपनी इस पोजीशन को। और आपने जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें सिर्फ जो बढ़ाई है 408 से आपने बढ़ा के 450 किया है। उनका ये ख्याल है कि ज़्यादा सब्सिडीज यहाँ लाने की हैं। आई थिंक ओवरऑल इसको बनाया जा सकता है उस तनाजुल में जो IMF से एक डिस्कशन रही है। एक तो ये साइड हो गई। दूसरी, अगर आप टैक्स साइड पे देखें तो ये कहना कि हम नए टैक्सेस नहीं लगाए। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। खुरम साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, यही IMF की जो एक तवील डिमांड लिस्ट है उसको लेकर वज़ीर ख़जाना साहब बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, अब हर बात तो मानी नहीं जा सकती। इवन कि जो स्टेट बैंक को लेकर जो रिफॉर्म्स और कुछ कवानीन हमने बनाए हैं, उनका ख्याल है कि वो भी कुछ ज़्यादा दुरुस्त नहीं थे। ये बैंक एक मुल्क का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। तो आपको लगता है वाकई कि एक बड़ी एक ऐसी तवील डिमांड लिस्ट है IMF की जानिब से कि जो बहरहाल डूएबल नहीं है, और यही वजह है कि शायद ये प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा? देखिए, मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं, पॉसिबल है। प्रॉब्लम इधर ये है कि पाकिस्तान की, और मैं दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नहीं, लेकिन कोई 2021 से मार्च 2021 से ख़ास तौर पर जो भी पाकिस्तान में पावर में रहा है, वो IMF के साथ को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई खिलौना है कि उनके साथ एक मुआहदा साइन कर लिया, सारी कमिटमेंट्स मान ली, और जैसे ही वहाँ से पैसे आ गए तो एकदम से अपनी सारी कमिटमेंट्स पे मुकर गए। यही चीज़ मार्च 2021 में हुई थी। आपको याद होगा जब हफीज़ शेख साहब अग्रीमेंट साइन करके वापस लेके आए थे और जब पैसे रिलीज हो गए तो उसके बाद उनको निकाल दिया और उनकी जगह शौकत
तरीन को ले आए और शौकत साहब ने आते साथ कह दिया हम तो ये मानते ही नहीं और हम तो पूरा रीनेगोशिएट करेंगे इस प्रोग्राम को। यही चीज़ दोबारा फरवरी 2022 में हुई, यही चीज़ दोबारा अगस्त 2023 में हुई, 2022 में दोबारा हुई। तो उसके बाद IMF वाले जो थे वो तंग आ गए थे और वो कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी लोग जो हैं या जो भी इनकी हुकूमत होती है ये हर मुआहदा कर लेते हैं, जब पैसे इनको मिल जाते हैं तो पैसे लेने के बाद ये मुकर जाते हैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने से। तो इस दफ़ा इनसे जो भी कमिटमेंट्स पूरी करानी है वो पहले करवा लो, उसके बाद पैसे दो। अब हो सकता है कि इसके साथ साथ कोई जियोपॉलिटिक्स चल रही है जैसे डार साहब क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि एक ये फेयर हमने वाशिंगटन DC की तरफ से कोई ऑफिशियल क्वार्टर से नहीं लेकिन उनके वहाँ पे अनऑफिशियल क्वार्टर्स के थ्रू सुना है कि अमेरिका के पैसे जो पाकिस्तान को दिए जाते हैं वो चाइनीज़ कर्जों को अदा करने के लिए आगे चाइना को दे दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्रेडिटर चाइना है। तो हो सकता है कि वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सही। मैं डॉक्टर खाकाना जी से आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये क्राइसिस इस तरह के दुनिया के कई ममालिक ने देखे हैं। अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो हमें तो क्लासिकल एग्जांपल जो है वो भारत की देखने को मिलती है कि 91 में कहा यह जाता है कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो 1.2 बिलियन से भी कहीं नीचे आ गए थे और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद इंडिया डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। बट उन्होंने उस बहरान को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और उसके बाद आपने देखा कि आज जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है सर, तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है सर? अगर ये डिज़ास्टर आ भी गया है, इसको अगर अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है तो कहीं अब नीयत का प्रॉब्लम है या अहलियत का प्रॉब्लम है? इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं सर? इफ्तिखार साहब, मैं सर खुरम साहब की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद 22 प्रोग्राम्स में गया है और ये 23वां प्रोग्राम है। पाकिस्तान एज अ रेसिपिएंट कंट्री को हमेशा ये मुश्किल रही है कि वादे बईद जो हैं उनको कंप्लीट किया जाए। इफ्तिखार साहब, बहुत ज़रूरी है कि मुल्क अथॉरिटीज़ ये समझ सकें पाकिस्तान ने 22 या 23 प्रोग्राम एंटर ज़रूर किए हैं। पाकिस्तान एट वन टाइम यूज्ड टू बी नोन एज अ वन ट्रांश कंट्री। हम अप फ्रंट अपलोडेड प्रोग्राम बनवाते थे, हम बड़ा ट्रांश लेके 2-3 रिव्यूज़ के बाद बाहर आ जाते थे। एक्चुअली 2013-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने, अगर IMF का ही रिफॉर्म मान लिया जाए कि एक अच्छी चीज़ है, तो कंप्लीट किया है। तो एक तो ये कि ये एक पेरिनियल इशू रहा है। ये मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं 13-16 में, चूँकि दार साहब की उस स्मॉल टीम का पार्ट था, मैं करंट प्रोग्राम में भी जब हम इसको साइन नहीं कर पा रहे थे और फिर हमने साइन किया और नए वज़ीर ख़जाना आए, तब भी मैं चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइस कर रहा था, हमें तब भी मुश्किल आ रही थी ये करने के लिए। सो ये एक पेरिनियल इशू है और वही इशू अब आड़े आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि वादा मसलन 1 किलोमीटर का करें पर वापस आएँ तो उसको आधे किलोमीटर तक पूरा करें। ये एक बहुत ही ट्रस्ट का डेफिसिट क्रिएट कर रहा है। अब जो आपकी दूसरी बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के जितने अब मसाइल हैं, वो पैदावारी सलाहियत हो, एग्रीकल्चर की, वो हमारी प्रोग्रेसिविटी टैक्स में ना हो, ये सब जो मसाइल हैं इफ्तिखार साहब, ये स्ट्रक्चरल इन नेचर के हैं। IMF के जो प्रोग्राम हैं एक तो कंप्लीट नहीं किए, पर कर भी लें तो वो इतने हाईली स्ट्रक्चरल इन नेचर नहीं होते। वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं चीज़ों का, कीमतों की तब्दीली, आसान टैक्सेस जो 3 साल में कंप्लीट हो सकें, एक्सपेंडिचर में बहुत डीप जाते ही नहीं। आप इस प्रोग्राम को भी देख लीजिए, सतही चीज़ों को डील करते हैं, आपको एक ब्रीदर देते हैं। फिर मुल्कों का काम है कि वो PIA को बेचें, मुल्कों का काम है कि प्रोग्रेसिविटी टैक्सेस में पैदा करें, एक्सपोर्ट का एंटी बायस उड़ाएं। जिस स्पीच का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने 91 की मनमोहन सिंह की स्पीच को मैं कोशिश करता हूं कि हर माह पढ़ लिया करूं। जब मैं PhD का स्टूडेंट था इफ्तिखार भाई, मैं तब से उसको पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत अच्छी टीम थी, पर डिफाइनिंग फैक्टर कुछ और था उसमें। वो ये था कि मनमोहन सिंह, मोंटेक एस अहलूवालिया और कुछ ऐसे लोग पुट टुगेदर किए गए जो ये समझ रखते थे, एक स्मॉल कोटरी ऑफ पीपल ट्रेजरी में लाया गया, प्लानिंग में लाया गया, जिसने इस प्रोग्राम को संभाला और बगैर IMF के वो फिर आगे लेकर चले। वो पाकिस्तान में भी बिल्कुल मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि दैट इज लैकिंग। यकीनन शायद यही एरिया लैग कर रहा है, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी बात, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। खुरम साहब, आप ही की तरफ आऊँगा सर।
अब हमने मईशत का जो डार्क पहलू है वो तो देख ही लिया, बट अब समझना ये जा रहे हैं कि अब वो फौरी तौर पे कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेने चाहिए जिससे कुछ मईशत को संभाला मिल पाए। और थोड़ा सा आप भी कोई असेस कर रहे हैं कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ये प्लान बी की बात कर रहे हैं वो मुमकिन तौर पे प्लान बी हो क्या सकता है सर? मेरा नहीं ख्याल कोई प्लान बी है सच। वो बात अब जो उन्होंने नई एक बात छोड़ दी है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, रिस्केड्यूलिंग होगी। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इससे यही जाहिर हो रहा है कि अब उनका प्लान बी कुछ इस टाइप की चीज़ होगी शायद कि उन्हें आगे जाके जो क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के उनसे जाके कहना है कि भाई आपके कर्जे अदा करने के अभी हम काबिल नहीं हैं, आप हमें थोड़ी मोहलत और दें, इस टाइप की कोई चीज़ होगी। लेकिन देखिए ऑर्डरली किस्म का डेट रीस्केड्यूलिंग करने में बाकी मुल्कों को 8, 9, 10 महीने लग जाते हैं जहां पे बायलैटरल क्रेडिटर्स के साथ कर रहे हो। ठीक है, एक्वाडोर ने अभी लास्ट चाइनीज डेट अपनी रिस्ट्रक्चर की है। उन्होंने फरवरी 2022 में शुरुआत ली थी जब एक्वाडोर और चाइना के प्रेसिडेंट मुलाकात हुई थी और सितंबर 2022 में जाके एग्रीमेंट हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने कोई जून 2020 से बातों में थे चाइना के साथ, तो काम तो उनका 2020 में शुरू हो चुका था। 22 में उनकी प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई, सितंबर में जाके ख़त्म हुआ। तो अभी अगर वो समझ रहे हैं डार साहब कि वो डेट रीस्केड्यूलिंग शुरू करेंगे तो उसकी जो भी खात्मा होगा वो तो एक उसकी वो तो लंबी बात है ना, वो तो फिर अगली गवर्नमेंट जब आएगी उसके काफ़ी अरसे बाद जाके बात ख़त्म होगी, अगर तेज़ी से कंटिन्यूस बात चलती रहे दोनों के दरमियान। लेकिन इसके अलावा देखें IMF के बगैर अभी मुश्किल लग रहा है कि कोई आगे रास्ता है पाकिस्तान का, क्योंकि IMF के बगैर और कोई बैरूनी इमदाद पाकिस्तान के लिए अनलॉक नहीं होगी। कोई और पाकिस्तान को पैसे देने के लिए नहीं तैयार जब तक पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम के अंडर हो। ठीक, डॉक्टर खाकान नजीब साहब क्विकली सर, कोई आपकी तरफ से पीस ऑफ एडवाइस सर क्या किया जाए इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए फौरी तौर पे? बजट को रिकास्ट करें सो दैट 9th रिव्यू को कंप्लीट कर पाएं। 9th रिव्यू की कंप्लीशन से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दोस्त ममालिक से पैसे आ जाएंगे, तो आपका इलेक्टोरल साइकिल का टाइम पूरा हो जाएगा। अगले प्रोग्राम की तैयारी करें, पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग के काम पे जोर दें। प्रोफेशनल टैलेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, BOI और प्राइवेटाइजेशन में लाएं ताकि इन सब अदारों को अपग्रेड किया जा सके। अक्टूबर नवंबर जब भी नई हुकूमत आती है तो बड़ा क्लियर हो इस बात में कि IMF का 4 साला प्रोग्राम लेना है, बड़ा प्रोग्राम होगा, यहाँ से रिजर्व्स को पिकअप करना शुरू करें और कलीदी स्ट्रक्चरल काम करें। ये बड़ा क्लियर पाथ है पाकिस्तान को जो फॉलो करना है, पर ये तब होगा जब आप कॉम्पिटेंस का लेवल जो है टेक्निकली बहुत बढ़ा देंगे इन मिनिस्ट्रीज में जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, खुदैन साहब। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।